हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। अब आप लोगों ने कितनी दफ़ा क्या किया होगा, कोई चीज़ को हाथ में पकड़ा और इसको छोड़ दिया। जैसे बॉल आपने हाथ में पकड़ी हुई है और ये नीचे ग्राउंड है, आपने इसको छोड़ दिया। ठीक है, पहले आपने पकड़ा हुआ था तो रेस्ट में दिए बॉल, जैसे छोड़ दिए बॉल क्या होती है, नीचे आती है। ठीक है, ये बॉल धीरे धीरे क्या होगी, नीचे आ जाएगी, राइट, और नीचे आके ग्राउंड पे स्ट्राइक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप इस बॉल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तब ये मोशन कैसा मोशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने यहां से बॉल को छोड़ा, राइट, अपने हाथ से यहां से छोड़ दिया बॉल को, ये बॉल नीचे आ गई। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, और आप क्या करें, बॉल को ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे लिफ्ट कर दें, ऊपर की तरफ फेंक दें। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब आपके हाथ में थी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, और यहां पर आपने इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, वर्टिकली प्रोजेक्टेड। ये आपने क्या किया, वर्टिकली प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, यू मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से, राइट, ऐसे ऊपर की तरफ आपने, ठीक है, इसको उछाल दिया। अब यहां पर इन दोनों मोशन में आपसे पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन ये मोशन कैसे होंगे, तो अब आप एक बात देखिए, जब आप इसको ऊपर से छोड़ रहे हैं या इसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, दोनों ही केस में अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है। अगर इस बॉल का मास m ले लें हम लोग, तो अपनी तरफ अर्थ इसे mg से अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये बॉल और आप दोनों ही किसमें, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ठीक है, तो जब आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो अर्थ अपनी तरफ इस बॉल को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, राइट। इसी तरह भले ये ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, लेकिन ऊपर जाने से इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ देगी। अभी भी अर्थ इसको किस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये तो आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, काम करता है हर ऑब्जेक्ट में जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो अर्थ क्या करती है, अपने, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, पुल करती है। ठीक है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बॉल जब आपने छोड़ दी, आपके हाथ से निकल गई। ठीक है, तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, mg। इसी तरह जब आपने इसको ऊपर फेंका, तब भी अपने हाथ से आपने छोड़ दिया। ठीक है, तब ये आपकी क्या हो गई, तब भी इसके ऊपर जा रही है, लेकिन इस पे अभी भी फोर्स एक काम कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स mg काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में एक ही फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, mg। तो अगर इन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम a माने, तो यहां पर आप एक सिंपल सी बात देखो कि ma इक्वल्स टू, आपने f पढ़ा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो ma इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, राइट, और m से m कैंसिल, तो a कितना आ गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक ही फोर्स काम कर रहा था ना भाई। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, वो किसके इक्वल होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के इक्वल। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ mg। ठीक है, तो m से m कैंसिल, a कितना आ गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए ये g जो है यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है ना आपने, क्या बोलते हैं जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, वो आपका ग्रेविटी होता है, राइट, और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। और कभी कभी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है,
अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जी क्या है, कांस्टेंट। तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आपने इस बॉल को नीचे की तरफ छोड़ा, आपने इसे ऊपर छोड़ा, अभी भी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। ठीक है, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन चाहे ऊपर आप ऊपर से नीचे की तरफ छोड़े या नीचे से ऊपर की तरफ फेंके वर्टिकली, ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा जो जी है और जो क्या है, कांस्टेंट। तो इसीलिए जो हमारे ऐसे मोशन होते हैं जो जहां पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, तो ऐसे मोशन कहलाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, या कभी कभी इन्हें आप क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब वही है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो ये बॉल तो नीचे आ ही रही है, ये भी ऊपर जाएगी और फिर कहाँ आएगी, नीचे, तो इवेंचुअली इसको नीचे ही आना पड़ेगा। ऐसे मोशन को आप फ्री फॉल भी बोलते हैं। और इनमें क्योंकि एक्सेलरेशन जी है और जी कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कैसे मोशन हो गए, मोशन अंडर ग्रेविटी किस कैटेगरी में आ गए आपके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। किसमें आ गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्यों आ गए इसके अंदर, क्योंकि जी आपका क्या है, कांस्टेंट है। इन ऑब्जेक्ट्स का जब आप इनको रिलीज कर दे रहे हैं, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, इनका जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल है जो कि एक कांस्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन हमने तीन तरीके से मोशन को डिवाइड किया था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इन मोशन की, मोशन अंडर ग्रेविटी वालों की कैटेगरी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वो कैसे मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, अब चलिए इसे देखते हैं हम लोग इसमें आगे। अब देखिए, जब भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में काम करते हैं तो आपकी न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ये तीनों वन डायमेंशन में, ये आपकी एप्लीकेबल होती हैं। ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होती हैं। ठीक है, और इन सब जगह ए आपका एक्सेलरेशन जो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, यहां पर आपको इनको लगाने के लिए भले वन डायमेंशन है और आप जानते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो भले आप वन डायमेंशन में काम कर रहे हैं, वन डायमेंशन में भी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, यहां पर एक साइन कन्वेंशन मानते हैं। क्या मानते हैं साइन कन्वेंशन में, कि अगर कुछ भी ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो अपवर्ड जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर अपवर्ड है तो। ठीक है, ये हमने एक साइन कन्वेंशन मान लिया। और इफ एनीथिंग कम्स डाउन विल टेक दैट नेगेटिव, तो डाउनवर्ड को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, करेक्ट। अब हमने ये साइन कन्वेंशन मान लिया कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। यहां पर अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे आती है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि ऑब्जेक्ट को आप जब भी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड में जब आप रिलीज करते हो तो ये जो mg है फोर्स, ये हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। इसे कोई लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अर्थ तो नीचे की तरफ काम करेगी ऑलवेज, ये हमेशा इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। ठीक है, ऑलवेज। तो इससे क्या पता लगा, जब mg नीचे की तरफ है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी किधर की तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ, g। ठीक है, तो g की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और ये कैसी है, ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, तो g हमेशा डाउनवर्ड होगा इररिस्पेक्ट ऑफ दैट whether the object is going up or coming down, g हमेशा नीचे लगेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है,
तो इसको नोट करके रखना कि जी हमेशा नीचे लगेगा। इसीलिए जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में काम करूंगा तो मैं एक्सेलरेशन को लूंगा -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लिया मैंने -g? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा क्या काम करेगा? डाउनवर्ड, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट कि बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, mg तो नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन g जो कांस्टेंट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है? नेगेटिव। तो इसलिए जब भी आप ये तीनों इक्वेशन लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, g को आप हमेशा क्या लेंगे? -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑलवेज इसको हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, g को आपने हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो किसी भी तरह की आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई भी मोशन दिया हो, जब g लेने की बारी आएगी आप नेगेटिव लेंगे। और इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करें। साइन कन्वेंशन बार बार बदले ना, अगर आप बदलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यही लेना है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ये उल्टा नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करो, एक तरह का साइन कन्वेंशन यूज करो, वरना आप अपने आंसर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए एक बच्चा है और वो ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, ये एक बच्चा है और ये ग्राउंड पे खड़ा है और इसने क्या किया? बिल्कुल ग्राउंड लेवल से एक बॉल को u मीटर पर सेकंड से, इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकंड से वर्टिकली, ठीक है, अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया? प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया इसने इसको। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये ऊपर जाएगी धीरे धीरे बॉल, तो क्या होगा? मोशन को देखिए, एनालाइज कीजिए। ये थोड़े टाइम बाद ये बॉल, ठीक है, यहां अलग से बना रहे हैं हम इसको, ये थोड़े टाइम बाद एक सर्टेन हाइट तक जाके क्या होगी? फिर वापस आ जाएगी नीचे की तरफ। तो पहले ऊपर जाएगी फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में क्या करेगी? ये ऊपर से नीचे आएगी वहीं। ठीक है, तो पहले फेज में ये गई ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरे फेज में क्या होगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये दो मोशन होंगे इसके, पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। अब सवाल यहां पर आता है कि कितनी ऊपर जाएगी? हाउ हाई? ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय दिस बॉल कितना होगा? कितना टाइम लेगी यहां पर, जिसे हमने t0 मान लिया ऊपर जाने का। ठीक है, दूसरा ऊपर जाने के बाद नीचे आने में कितना टाइम लेगी? ठीक है, ये कितना होगा नीचे आने का टाइम वापस? राइट, तो ये सब सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से इनको एनालाइज करते हैं। अब देखो, फिजिक्स में अच्छा समझना है तो पहले सिचुएशन को समझो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिजिक्स लगाओ उसमें, और जो फिजिक्स अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो समझिए कि आपके आंसर्स, आपके डेरिवेशंस जो भी हैं वो बहुत करेक्ट आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए एनालाइज करते हैं इस मोशन को। अब सबसे पहले आप देखो, जब ये ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होगी। सवाल आता है क्यों डी एक्सेलरेट होगी? क्योंकि इसमें नीचे की डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? अगर ये ऊपर जा रही है तो नीचे की डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? mg। तो यानी कि एक इसके मोशन के अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है, तो ये बॉडी क्या होगी? डी एक्सेलरेट होगी। और डी एक्सेलरेट किस उससे होगी? देखिए, v इक्वल्स टू होता है u प्लस at। तो मान लीजिए t टाइम पर, किसी भी t टाइम पर, यहां पर कोई t टाइम है, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल? यहां पर ये कहीं जर्नी के बीच में मैंने टाइम ले लिया, तो v कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिया, और a को तो आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। a क्या लेंगे? -g। आपको मैंने बताया था कि a हमेशा लेंगे -g, इसके लिए सोचिए मत। ठीक है, अब t टाइम पर पूछा है तो ये, तो आप देख सकते हैं कि v इक्वल्स टू u माइनस gt आ गया। ठीक है, और जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे v घटेगा।
ठीक है। और घटते घटते इवेंचुअली एक टाइम पे क्या होगा, जब ये यहां पहुंचेगी, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो हम यहां से कंक्लूड की हमने एक चीज, ठीक है, मोशन को एनालाइज करके क्या एनालाइज किया हमने कि जब ये बॉल मान लीजिए यहां से आपने प्रोजेक्ट किया था u मीटर पर सेकेंड से, तो इस h हाइट पे यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगी तो इसे ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, v, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये v यहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, v इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए ये वर्टिकल जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो एट मैक्सिमम हाइट v 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ऐसे से t बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, v घट रहा है। तो एक टाइम आएगा u इक्वल्स टू gt हो जाएगा, तब v 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। तो एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम अगर मैक्सिमम हाइट निकालना चाहे और टाइम निकालना चाहे, मान लीजिए t इक्वल्स टू t0 टाइम पर पहुंचती है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम को कैलकुलेट करना चाहे तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, v इक्वल्स टू पहले टाइम निकालते हैं, u माइनस जी टी था, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू 0, v 0 हो जाएगा। तो चलो इसको 0 रख देते हैं, u माइनस जी, और t की जगह क्या रख देते हैं, t0। हमने t0 टाइम बोला है कि t0 टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तो t0 आ गया, ठीक है। तो t की जगह t0 रख दिए, तो t0 कितना आ गया। अब देखो यहां पर आपने क्या किया, कंडीशन इंसर्ट कर दी। बस यही फिजिक्स में ध्यान रखना होता है कि आप एनालाइज कीजिए और जो प्रॉपर कंडीशंस है उनको बेसिक्स में डाल दीजिए। तो एट मैक्सिमम हाइट v 0 था, हमने v को 0 कर दिया, तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी नोट हो गया, ठीक है। तो आपका टी नोट कितना आ गया, u बाई जी, इतने सेकंड लगेंगे इसे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, ठीक है। तो आप इसको याद भी रखेंगे, आपने इसको डेरिवेशन को तो समझना है, साथ में इसको याद भी रखना है। तो कितने टाइम में ऊपर जाती है भाई, u बाई जी सेकेंड में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, टाइम कितना लगता है, u बाई जी। चलिए अब यहां पर एक बात देखते हैं, तो ये ऊपर जाने का टाइम आ गया। अब मैक्सिमम हाइट देखें तो हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अब देखो एट मैक्सिमम हाइट, दोबारा से आप क्या लगा देंगे, v इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। तो चलिए यहां इसको 0 कर देते हैं, 0 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, u का स्क्वायर, u की डायरेक्शन तो अपवर्ड है ही, तो पॉजिटिव, और 2 और a की जगह माइनस जी, ठीक है। और दूसरा h, अब देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में h, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, तो ये प्लस h आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, प्लस h, राइट। क्यों प्लस h आया यहाँ पर, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने इस बॉल को नीचे नहीं लाया हूं, मैं ऊपर ऊपर ले जा रहा हूं, तो वन डायमेंशन मोशन है और रिवर्स हो नहीं रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहां इस h को आप पॉजिटिव लेंगे, समझ गए ना, क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां से h कितना आ गया, h आ गया u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये 2gh इधर गया और 2g नीचे आ गया, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई। तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, ठीक है, इज u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, इतने मीटर, राइट। ये आपकी चली जाएगी u स्क्वायर बाई 2g, इसे भी आपको याद रखना है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस में करने में आपको आसानी होगी, फिर टाइम कम लगेगा। तो बेसिक तो हम यहाँ लगा ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है हमसे, ये हो गई वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है। इस बॉल की वेलोसिटी किसी भी t टाइम पर v इक्वल टू यू माइनस जी टी से निकाल सकते हो, ठीक है। और ये कितनी ऊपर जाएगी, ये इससे निकाल, कितने टाइम में ऊपर जाएगी, u बाई जी से, और कितनी जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट हाफ हो गया आपका मोशन का, हमने फर्स्ट फेज डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, सेकंड फेज आएगा। चलिए सेकंड फेज देखते हैं, सेकंड फेज में क्या होगा।
अब बॉल ऊपर चली गई, ठीक है। तो आप देखिए बॉल आ गई यहां से चली थी u मीटर पर सेकंड से, अब ये पहुंच गई आपकी h हाइट पर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर। अब इसका v क्या हो गया यहां पर 0, टाइम कितना था t इक्वल्स टू t नॉट पे, करेक्ट। ये फर्स्ट फेज था। अब सेकंड फेज में क्या होगा आपका, सेकंड फेज में ये बॉल अब, ठीक है, जब इसका v 0 है तो मैं इसके v 0 को एक सेकंड जर्नी की तरह मानता हूं, ऐसे मानूंगा जैसे सेकंड जर्नी है। तो इसका v 0 है, यहां इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब ये बॉल नीचे आनी शुरू होगी और ग्राउंड तक आएगी, ठीक है, सेकंड फेज में। तो अब हम लोग सेकंड फेज डिस्कस करने वाले हैं, जब बॉल ऊपर चली गई और फिर नीचे आना शुरू करा। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कितनी नीचे आएगी, h आएगी नीचे। तो हमसे पूछा जा सकता है टाइम टू रीच बॉटम सरफेस, यानी कि उस सरफेस पर पहुंचने का जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, तो चलिए टाइम को, अब हमें h पता है, ठीक है, हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, यहां पर हम आप यूज करेंगे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, टाइम आता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन तो हमें पहले से पता है ये। अब आप ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इसे। ये s अब मैं लूंगा -h, क्यों लूंगा, क्योंकि देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। किधर आ रहा है, जब आप मेजर करेंगे तो यहां से मेजर करेंगे नीचे की तरफ, तो ये आएगा -h, ठीक है। अब इस ut की बात करें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है जर्नी को। समझ गए बात को, ये दूसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं आपने ये बिल्कुल उस तरह है जैसे आपने h हाइट के ऊपर बॉल पकड़ रखी है अपने हाथ में और उसको छोड़ दिया। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर आके 0 हो गई। तो जब ये ऑब्वियस सी बात, अभी किधर जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। इसका g अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहां भी g क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। g पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे मैंने कहा था g के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, g का साइन आपने हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो s को -h लिया क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। u कितना हुआ 0। अब ये u इससे नहीं है, मेरा मतलब है इस जर्नी के लिए इससे। तो जब ये यहां पर आके मोमेंटरी रुकी बॉल और फिर नीचे जाना शुरू किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर -1/2g, a की जगह -g, और ये t², ठीक है, ये आपका हो गया t²। तो यहां से देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ गया, ½ gt², ठीक है। अब ये देखो पॉजिटिव कैसे आया, कुछ बच्चे कहते हैं अब नीचे आ रहा है इसलिए g पॉजिटिव ले लो, नहीं, हमने अपने वही साइन कन्वेंशन को यूज किया है जहां पे s डिस्प्लेसमेंट होता है। तो s को मैं ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर रहा हूं तो ये नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। और g नेगेटिव, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल। इनिशियली जब ये बॉल ऊपर थी, ऊपर से नीचे गिरनी शुरू हुई, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पार्ट के लिए ये v हो गई, जो कि यहाँ क्या है 0, ठीक है। तो t कितना आ गया यहाँ पर, t आ गया यहाँ पर 2h/g, √2h/g। इतना टाइम लगेगा इसे नीचे आने में, ठीक है, इतना टाइम लगेगा नीचे आने में। चलिए इस टाइम को हम मान लेते हैं कि ये t1 टाइम सपोज हो गया, ठीक है। तो t1 हमारा कितना हो गया, हम अलग से देखें, ये t1 हो गया √2h/g। अब आप एक बात देखिए, h की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u²/2g, इतना हट जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर रख देते हैं 2u²/2g h की जगह और बाई g, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया √u²/g², ठीक है। ये g से g मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया u/g, ये कितना आ गया u/g। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने का टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, दोनों क्या है आपके सेम आ रहे हैं। ऊपर जाने का टाइम
और नीचे आने का टाइम दोनों क्या है, सेम। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने, ठीक है, ये चीज आप प्रूव कर ली कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे बन सकता है अगर आप गौर से देखें। ठीक है, तो इनको देखिए, जितने एक्सप्रेशन बता रहा हूं ये सब याद रखने हैं आपको। ठीक है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी न्यूमेरिकल में। एक सवाल यहां पे और पूछा जा सकता है, जैसे बॉल जब यहां से शुरुआत की थी तो क्या हुआ, पहले बॉल ऊपर गई, एक हाइट तक पहुंची और फिर कहां आई, नीचे आई। ठीक है, जब नीचे आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या हो गया, 0, क्योंकि जहां से शुरू हुई थी वहां आ गई। तो ये मैंने दो लाइनें अलग अलग डॉटेड इसलिए दिखाई है, ये मैं अपवर्ड जर्नी के लिए दिखा रहा हूं, ये डाउनवर्ड आएगा इसी लाइन के अलोंग, यानी कि एक ही लाइन के अलोंग ऊपर जाएगा और इसी लाइन के अलोंग नीचे आएगा। ये मैं सिर्फ अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि अपवर्ड और डाउनवर्ड को अलग बता सकूं कि अपवर्ड मोशन की बात करूं डाउनवर्ड मोशन की। ठीक है, अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन टाइम t। ठीक है, यह हमसे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है t टाइम में। अब यहां पर आप देखो कि जब ये ऊपर जा रही है यहां, ठीक है, तब इसका एक ही डायरेक्शन में मोशन है, नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, जो ये t0 टाइम पे कवर करती है। ये टाइम ऑफ जर्नी क्या है इसका, t0। ठीक है, जो u/g के इक्वल है। तो यहां से यहां तक जाने में इसे t0 टाइम लगता है, यानी कि u/g टाइम लगता है। तो अब आप देखिए यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। जब तक ये, जहां से इसने अपनी जर्नी शुरू की है बॉल ने, ये टॉप तक पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, उस टाइम तक डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर है। ठीक है, कब तक, फॉर t, जब तक टाइम लेस देन इक्वल टू t0 है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम के बराबर या उससे कम है। ठीक है, तब तक डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि जब टाइम उससे ज्यादा होगा, मान लीजिए t टाइम उससे ज्यादा है u/g से, तो ये बॉल यहां कहीं होगी पोजीशन में। अब देखो ये तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये आपका इनिशियल पॉइंट था ग्राउंड पे और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल और फाइनल को जोड़ दो। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस यहां से यहां तक ऊपर जाना, फिर यहां से यहां तक नीचे आना। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस यहां पे देखो क्या हुआ, यहां तक जाना प्लस यहां तक आना। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो नीचे से ऊपर जाना प्लस फिर ऊपर से जितना भी नीचे आएगा, ठीक है, उनका सम क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो क्लियरली कह सकते हैं कि इफ t ग्रेटर देन u/g, अगर टाइम जो आप जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम से ज्यादा हो, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो यहां तो इतना ही हुआ बस, और यहां ये भी जुड़ा, साथ में ये भी जुड़ा, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देखो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले हमें इस टाइम के बेसिस पे ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है, बहुत आसान। हमने केस 1 लिया, पहला केस, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर t लेस देन u/g।
तो जब टाइम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के टाइम से कम हो, यानी कि बॉल यहां से चली यू मीटर पर सेकेंड से, ये मैक्सिमम हाइट है और यहां तक गई टी टाइम में, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगर टाइम u बाई जी से लेस हो, ये लेस देन u बाई जी दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब देखो ये जो इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक तो दोबारा से एक बात जान लो, इस इक्वेशन में एस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहां अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो डिस्टेंस भी वही आएगा। तो अब देखो ये एस कितना हो जाएगा, इसकी हम बात करें यहां पर, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाएंगे यू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक की जगह आप ये रख दो, यू ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, ठीक है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। यही आपका डिस्टेंस है यहां पर और यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और केस 2, इफ टी इक्वल्स टू यू बाई जी, मैक्सिमम हाइट, यानी कि जिस टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला गया है, अगर वो टाइम u बाई जी के बराबर हो तो सीधी सी बात है तब भी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा भाई, अब तो सीधी बात है s इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। आपने मैक्सिमम हाइट के बराबर हो गया ना, तो डिस्टेंस भी यही, इस केस में बॉल यहां पहुंच गई, यहां से शुरू करके, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये s क्या हो गई, h, मैक्सिमम हाइट के बराबर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट रीच के बराबर हो गया, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो इन दो केसेस में तो बहुत आसान है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। फिर ध्यान रखना ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की होती है, डिस्टेंस की कभी नहीं होती, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था इसलिए हमने एक ही इक्वेशन के इस्तेमाल से कर लिया। लेकिन केस 3, केस 3, इफ t इज ग्रेटर देन u बाई जी, अगर t u बाई जी से ज्यादा हो तो पहले तो देखो ये यहां तक जाएगी बॉल, ठीक है, समझ आ रही है, पहले ऊपर जाएगी और कितना टाइम खर्च करेगी, टी नॉट यू बाई जी, ठीक है, प्लस तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, h, ये डिस्टेंस क्या हुआ, h, क्लियर। फिर इतनी नीचे आएगी, ठीक है, ये डाउन, ये पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अब ये टाइम कितना हुआ, ये हुआ t माइनस यू बाई जी, जो टोटल टाइम दिया उसमें से ऊपर जाने का टाइम घटा दो तो इतने टाइम पे ये नीचे आएगी, ये t डैश मान लेते हैं, ठीक है, इतने टाइम में ये नीचे आएगी तो इसको मान लेते हैं हम लोग h1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये h1 हो गई हमारी सपोज। तो बस ये तो हमें पता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इतने टाइम में, h प्लस h1, ठीक है। अब एक बात देखो यहां पर क्या लगा रहे हो आप, डिस्टेंस ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस ज्यादा होगा, दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर डिस्टेंस दिस प्लस दिस होगा, अब इसकी बारी, यहां पर v0 होगा तो h1 निकालते हैं, फॉर h1, ठीक है। आप क्या लगाओगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब यहां पर देखो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, अब ऊपर से नीचे सिर्फ इस जर्नी को देखो यहां पर, अब यहां इस जर्नी के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो मैं ओवरऑल जर्नी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर जर्नी की बात कर रहा हूं। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, अब फिर नीचे की तरफ जा रहा है सिर्फ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे, बाकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, तो न्यूटन की इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है। तो ये कर देंगे आप माइनस h1 बराबर,
क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो। तो इस जर्नी के लिए, सिर्फ इस जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब दूसरा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? 0। ये यू इनिशियल वेलोसिटी है, सिंबल पे कंफ्यूज मत होना। इनिशियल वेलोसिटी इस जर्नी के लिए भी 0 है, क्योंकि जब ये टॉप पे पहुंच जाएगी बॉल तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो जब नीचे गिरनी शुरू होगी तो उस टाइम इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये 0। फिर -1/2g, a की जगह -g, इसमें तो सोचना ही नहीं, सीधा -g रखना है आपने। अब टाइम कितना बचा इसे नीचे आने के लिए? t-u/g। भाई इतना टाइम तो खर्च हो गया ऊपर आने में, तो टोटल टाइम t था, कितना बचा? t-u/g। तो यहां रख दो t-u/g का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो h1 कितना हो गया? 1/2 t-u/g का होल स्क्वायर, ये आ गया h1। तो t गिवन है आपको, t गिवन होगा, जिसे आप u/g से कंपेयर करके चेक करेंगे कि मुझे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लेना है या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो ये h1 आ गया, तो इसमें मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गया आपका इन टाइम t। ये हो गया h, तो u²/2g, ये तो फिक्स है पहले से, ये तो मालूम है हमें, कितना निकाला है अभी ऊपर सीखा हमने, u²/2g मैक्सिमम हाइट। और ये h1 ऊपर से नीचे आना, कितना नीचे आया? 1/2g t-u/g का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो देखो कितना आसान है, इसे याद रखिएगा। क्या करना है आपने? u²/2g प्लस 1/2g। ठीक है, t, और t कितना टाइम मिला इसे नीचे की जर्नी के लिए? जो टोटल टाइम था t, उसमें से u/g घटा दो, तो t-u/g का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस निकाल दिया हमने। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ये यहां से गई बॉल और ये यहां मान लीजिए, ये एक्चुअली इसी लाइन पे है, मैं इसको अलग सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये ऐसे है और अब नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा हुआ, बस ये हुआ डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, और ये डायरेक्ट इस इक्वेशन से आता है, s = ut प्लस हाफ a/t²। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ही है ओरिजिनली। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ नहीं देखना, सीधा इसमें डाल देना। अगर डिस्टेंस नहीं पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट सीधा यहां वैल्यू डाल दो। s कितना हो गया? अब देखो इस s का मुझे नहीं पता ये किधर वो है, मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूं। अब u, ये वाला u देखना है, यहां से कोई अब जर्नी को ब्रेक नहीं करना, शुरुआत से देखना है u। ठीक है, t और -12gt²। t जो टाइम में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सीधी इक्वेशन में वैल्यू रख देनी, तो s = ut -12 gt²। तो t टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, रिजल्ट सारे ड्राइव कर लिए। क्या क्या ड्राइव कर लिया हमने? ठीक है, हमने कर लिया h u²/2g। अब आप देखो इन्हीं को याद रखो, आपको टाइम बचेगा। ऊपर जाने का टाइम u/g, अच्छा ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम बराबर आया था, टोटल टाइम, एक्सक्यूज मी, ये कितना हुआ? 2t0, क्योंकि ऊपर जाने का नीचे जाने का बराबर है टाइम, तो 2u/g, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, टोटल टाइम 2u/g। ठीक है, अगर t < u/g है तो डिस्टेंस क्या सीखा हमने? इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और t < u/g है तो डिस्टेंस ग्रेटर मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सीखा आपने। ठीक है, तो अब आप देखो कितना आसान है इसको करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां पर इन डेरिवेशंस को याद भी रखेंगे हम, और हमने क्वेश्चन को एक बेसिक की फॉर्म में डाल दिया। अब
हमसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो हमें करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कितना ऊपर जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे और कुछ और केसेस लेके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम केसेस के फॉर्म में बना दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।